जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे थे। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, 2023 के क्वेश्चन पेपर है। 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है। इसमें से टोटल हम लोग 20 प्रश्न को चल दिए थे और सभी प्रश्न को हम लोग विस्तार तरीका से समझते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अन्य मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। और चलिए हम लोग नो बकवास के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो 20 तक प्रश्न आप लोग को बता दिया गया था और फुल विस्तार के तरीका बस विस्तार तरीका से आपको समझा दिया गया था। तो वह पिछले वाले वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं 20 के बाद 21वां नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? तो क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मुद्रण की शुरुआत सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था? क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन या लॉस लॉसने सम्मेलन? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? लॉसने सम्मेलन। तो इसका जो हम लोग देखेंगे लॉसने सम्मेलन कब हुआ था? तो लॉसने सम्मेलन जो हुआ 1932 ईस्वी में लॉसने सम्मेलन हुआ था। और हम लोग देखेंगे 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 ईस्वी में जर्मनी के साथ क्या हुआ था? वर्साय के संधि हुआ था। 28 जून 1919 में जर्मनी के साथ वर्साय के संधि हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका में न्यू डील नाम किसने लागू किया था? अब्राहम लिंकन ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, बराक ओबामा या निक्सन ने? तो देखिए 1929 से लेकर 1933 में क्या हुआ था? 1929 से 33 में, चलिए थोड़ा सा राइटिंग नहीं बैठा। 1929 से 33 में क्या हुआ? तो विश्व आर्थिक मंदी आया था। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या किया? विश्व आर्थिक मंदी से राहत के लिए 1933 से 1939 ईस्वी में क्या किया था? तो न्यू डील को लागू किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? किस मशीन का आविष्कार किया था जॉन के ने? शिपलिंग जेनी का किया था, पावर लूम का किया था, फ्लाइंग शटल का किया था या वाष्प इंजन का किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाइंग शटल का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है और इतिहास का यह प्रश्न है। तो 1773 ईस्वी में जॉन के ने क्या किए थे? लंकासाय के जॉन के थे और 1773 में इन्होंने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। तो चलिए आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव देते हैं, क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कि जो यहाँ फ्लाइंग शटल है तो सेफ्टी लैंप के खोज किसने किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए, सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरण योग्य विषय कब बन गया था? तो देखिए सहकारिता जो प्रांतीय सरकार का हस्तांतरण जो योग्य विषय बन गया था 1929 में, 1919 में, 1918 में या 1914 में। तो कब बना? 1919 में। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में हम लोग देखे थे चैम्सफोर्ड सुधार भारत में आया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो 1919 में हम लोग को याद कर लेना है सहकारिय प्रांतीय सरकार का हस्तांतरण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो पहला स्थान पर हमारा मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा राज्य हो जाएगा, दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरा में महाराष्ट्र हो जाएगा। तो तीसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। तीसरा स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। तो आंसर इसका एकदम याद कर लीजिएगा। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणीय राज्य पूछे तो उड़ीसा कर देना है, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? यानी लोहा के कौन सा एक अयस्क है आपको बताना है। लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। तो देखिए लिग्नाइट तो नहीं होगा। लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट एक कोयला है, कोयला का प्रकार है, कोयला हो गया। बिटुमिनस क्या है? बिटुमिनस भी कोयला है। तो लोहा के अयस्क कौन हो जाएगा? हेमाटाइट। लोहा के अयस्क आप जानते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है? लोहा के अयस्क है। हेमेटाइट हो जाएगा। आप और लोहा के अयस्क लिखना चाहते हैं तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये क्या हो जाएगा? आपका लोहा के अयस्क है। ठीक है। लियोनाइट, आपका लियोनाइट भी क्या हो जाता है? लियोनाइट, लियोनाइट। तो लियोनाइट भी आपका क्या है? लोहा के अयस्क है ना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन है भाखड़ा नागल
परियोजना किस नदी पर, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? ए में महानदी पर, सतलज नदी पर, गोदावरी नदी पर या कृष्णा नदी पर। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। क्वेश्चन होगा कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है सतलज नदी पर है, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो सतलज नदी किस राज्य में है? आप लोग बता सकते हैं सतलज नदी कहाँ में हो? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। प्रदेश। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस प्रदेश में है या किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सतलज क्या है? सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? इंपोर्टेड क्वेश्चन आपका है, यानी कि भारत अपने खुद के प्रयास से बनाया कौन सा परमाणु है? राणा प्रताप सागर विद्युत परमाणु विद्युत केंद्र। तो राणा सागर जो परमाणु विद्युत केंद्र है, ये भारत के सहयोग से नहीं बना है। ये किसके सहयोग से बना था? तो ये कनाडा के सहयोग से बना था। ये कनाडा कनाडा के सहयोग से बना था। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र। तो नरौरा परमाणु जो विद्युत केंद्र था, ये हमारे भारत के सहयोग से ही बना था। ये भी हम कह सकते हैं स्वदेशी ही था। ये भारत का ही था। ये उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, ये हमारे रूस के सहयोग से बना है। और अगला में कहता है कि भारत के प्रयास से कौन बना है? तो कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ये हमारा इम्पोर्टेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पक्कम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। कल्पक्कम कहाँ पड़ जाएगा हम लोग को? तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। कल्पक्कम भारत के पहला स्वदेशी प्रयास से बना विद्युत केंद्र क्या हो जाएगा? तो कल्पक्कम विद्युत केंद्र। अच्छा, कल्पक्कम विद्युत केंद्र का इसका पूर्ण नाम आप लोग जानते होंगे, क्या नाम है इसका? तो मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र इसका नाम है। मद्रास परमाणु परमाणु ऊर्जा केंद्र। ऊर्जा केंद्र मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये भी क्वेश्चन होगा मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो ये भी कल्पक्कम तमिलनाडु ही है। और इसी को हम कह रहे हैं स्वदेशी प्रथम जो है बनाया गया है, यही मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र को बनाया गया है, जो कल्पक्कम परमाणु केंद्र के पास में है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलिए। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? आज हम लोग देखेंगे 60-70 जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न को। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? इम्पोर्टेंट आपका है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है या जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है? तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जो आपका क्वेश्चन है, अच्छा, यह भूतापीय ऊर्जा संयंत्र आपका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? भूतापीय। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक जो गैस होता है वह कच्चा खनिज के साथ हमेशा पाया जाएगा। तो यूरेनियम दिया गया है, चूना पत्थर होगा, कोयला होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बेटर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाएगा? तो पेट्रोलियम के साथ। 31 नंबर प्रश्न के आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ, चलिए क्वेश्चन नियम से हम लोग देखते हैं। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए में बोकारो में, बी में राउरकेला में, सी में हो जाएगा सेलम में और डी में दुर्गापुर में। तो ब्रिटेन के सहयोग से जो लौह इस्पात बनाया गया है वह दुर्गापुर में बनाया गया है। तो प्रश्न संख्या 32 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गापुर आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में इसकी स्थापना हुआ था। क्वेश्चन होगा दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र संयंत्र केंद्र जो है कहाँ में है? तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र केंद्र हम लोग का पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, सॉरी, ब्रिटेन के सहयोग से हम लोग दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में 1959 में इसकी स्थापना किया गया था। आगे चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बरदौली आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या चंपारण आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदौली, क्योंकि बारदौली की महिलाओं ने इन्हें
सरदार की उपाधि दिया था। अच्छा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 33 के आंसर आप लोग बताइएगा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, यानी बारदोली आंदोलन कब हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहता है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में सी राजगोपालचारी, यानी कि चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी, बी में मौलाना अबुल कलाम आजाद, और सी में है खान अब्दुल गफ्फार खान, और डी में लाला हरदयाल को। तो किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आपका 34 के आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉडोट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, 1919 में हम लोग देखे क्या, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना आया था, साइमन कमीशन आया था, इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन आया था, या नेहरू रिपोर्ट आया था? तो नेहरू रिपोर्ट आप लोग जानते हैं कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन भी 1928 में ही आया था। इसे 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम कब आया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? यानी अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने, उसके बाद समुद्रगुप्त ने, या हर्षवर्धन ने? तो देखिए, सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था क्या? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण। अंकोर वाट के मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट के मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट के मंदिर केवी शताब्दी में हुआ था इसका निर्माण, तो 12वीं शताब्दी में इसकी निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कब से कब तक हुआ था अंकोर वाट के मंदिर का? तो इसका निर्माण 1110 से लेकर के 1150 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ था। तो अंकोर वाट से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो देखिए, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। अंकोर वाट के मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। डेट आपका लिखा हुआ है 1110 से 1150 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। बोलशेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? इम्पोर्टेंट बात है। तो अप्रैल थीसिस का किसने लिखा था? तो स्टालिन ने लिखा, या ट्रांसटस्की ने लिखा, या लेनिन ने लिखा, या गैरीबाल्डी? तो आप जानते हैं कि बोल्शेविक दल के नेता कौन था? लेनिन था। और लेनिन ने ही जब आया था तो क्या किया? 1917 ईस्वी में अप्रैल थीसिस का गठन किया, यानी अप्रैल थीसिस लिखा। ये भी क्वेश्चन होगा कि अप्रैल थीसिस का कब लिखाया? तो 1917 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेनिन ने लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता जाता है? तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर जो दिवस था कब लागू हुआ था? इसकी घोषणा कब हुआ था? क्या हम लोग को 38 नंबर प्रश्न है, इसकी घोषणा कब किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर के दिवस का? तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें, 1800 आपको 89 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की क्या किया गया था? तो भारत में शुरुआत की, इसकी घोषणा कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब से मनाएं? तो 1 मई से भारत में 1 मई 1923 ईस्वी से भारत में मजदूर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग क्या किए? तो मजदूर दिवस मनाना शुरू किए। और यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मद्रास से शुरू हुआ था। ठीक है, तो भारतीय कब से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग मनाना शुरू किए? तो 1 मई 1923 ईस्वी मद्रास से शुरू हुआ था मजदूर दिवस की जो प्रचलन, यानी कि मजदूर दिवस मनाना शुरू कर दिए। और विश्व में कब? तो 1889 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कहता है? समाजवाद की बाइबिल किसे कहते हैं? तो समाजवाद के बाइबिल किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं वार एंड पीस को, उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को। तो अप्रैल थीसिस तो अभी हम लोग देखें कि लेनिन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। आपको ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि दास कैपिटल को समाजवाद के बाइबिल किसने कहा था। ये भी आपका क्वेश्चन है।
तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? यानी रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? ए में गैरीबाल्डी, बी में हो जाएगा मेजनी, सी में बिस्मार्क और डी में नेपोलियन। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो रक्त एवं लौह की नीति का शुरुआत किसने किया था, अवलंबन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। गैरीबाल्डी कौन था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। मेजनी कौन था? तो इटली के एकीकरण के अग्रदूत मेजनी को कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में इसमें कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि भारत, चलिए नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था, ये छाप देना है। और मेजनी का जन्म कब हुआ था, ये भी आपको छाप देना है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि टका किस देश की मुद्रा है? ए में सिंगापुर, बी में इराक है, सी में नेपाल है और डी में बांग्लादेश। तो देखिए बांग्लादेश, टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश के। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ के मुद्रा के नाम है टका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, यहाँ के मुद्रा के नाम टका। तो उम्मीद है आप समझ गए प्रश्न को। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 42। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो देखिए भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। ठीक है, तो जब यह भारत में हुआ तब यह क्या होगा, बिहार में भी हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 1974, 1975, 1976, 1977। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1975। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ए में है ग्राम स्तर पर, बी में है जिला स्तर पर। मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है दोस्त, इसलिए थोड़ा सा बोलने में थोड़ा तकलीफ हो जा रहा है आज। तो आप लोग के लिए हम लोग फिर भी वीडियो हम बना रहे हैं, तो आप लोग जरूर लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर? तो केंद्रीय जो सहकारी बैंक होता है किस स्तर पर काम करता है? तो यह हमेशा जिला स्तर पर काम करता है। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग को क्या कहता है? 44 नंबर प्रश्न कहता है प्राथमिक कृषि खास समिति कृषकों, सॉरी प्राथमिक कृषि सॉरी साख यहाँ पर लिखा हुआ है, खास हम लोग पढ़ दिए। साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो प्राथमिक जो है किस प्रकार के, प्राथमिक कृषि को साख यानी कि जो बैंक है किस प्रकार के इसे ऋण देता है? अल्पकालीन यानी कि कम समय के लिए, मध्यकालीन यानी कि थोड़े से अधिक समय के लिए, दीर्घकालीन बहुत ज्यादा समय के लिए। तो देखिए जो किसान होते हैं अल्पकालीन के लिए भी ऋण लेते हैं, मध्यकालीन के लिए भी ऋण लेते हैं और दीर्घकालीन के लिए भी ऋण लेते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो हम लोग को हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी अल्पकालीन के लिए भी प्राथमिक कृषि को साख जो है अल्पकालीन के लिए भी ऋण देती है, मध्यकालीन के लिए भी और दीर्घकालीन के लिए भी। तो राइट आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? कृषि। तो कृषि तो हम लोग देखते हैं कि प्रथम क्षेत्र में आता है। उद्योग निर्माण या द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो सेवा हम लोग को क्या हो जाएगा? तीसरा क्षेत्र में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा लगाए गए, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छा तरीका से आंसर देखिएगा। ए में निजीकरण, बी में उदारीकरण, सी में वैश्वीकरण, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है, उदारीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या क्या है? तो प्रश्न संख्या आपका जो है अगला प्रश्न 47 है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर ए में न्यूयॉर्क में है, बी में वाशिंगटन डीसी में है, सी में जनेवा में है, डी में रोम में है। तो 47 नंबर प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जी सी हो जाएगा, जनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ में है? स्विट्जर स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। अच्छा, इसी को कहते हैं, क्वेश्चन कहेगा कि WTO
WTO की स्थापना कब हुआ, या जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय है। WTO की स्थापना कब हुआ, तो 1995 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपका बोर्ड के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, WTO की स्थापना कब हुआ। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में 34 है, बी में 35 है, सी में 32 है और डी में 36 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 35 हो जाएगा। वर्तमान में कितने काम कर रहे हैं, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य है, राज्य आयोग काम कर रहा है, तो 35 राज्य आयोग है जो काम कर रहा है। 48 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, जानकारी आपको मिल रहा है, तो क्या करिएगा आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद का, APJ अब्दुल कलाम का, महबूब उल हक का और महात्मा गांधी का। तो देखिए बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के क्या बने थे, तो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। महबूब उल हक क्या है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट सबसे पहले इन्होंने ही तैयार किया था। महात्मा गांधी क्या है, तो भारत के आप जान रहे हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1951 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1950 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1951 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1950 ईस्वी को, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए योजना आयोग के जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहर जवाहर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, लाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी भारत में पंचवर्षीय योजना, जब भी प्रधानमंत्री बने तो क्या किए कि 5 साल में हम क्या काम कर रहे हैं, इसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो देखिए कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला था, 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना कौन चलाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो जवाहरलाल नेहरू चलाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलिए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। WTO, अभी आपको बताएं WTO, उसके बाद WHO, तो WHO, UNDP, उसके बाद ILO। तो UNDP के द्वारा क्या होता है, मानव विकास जो रिपोर्ट है प्रस्तुत किया जाता है, इसका प्रकाशन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, UNDP के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न हम लोग चल दिए हैं। 52 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या केमा चलेंगे, अब 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 53 प्रश्न आपका क्या कहता है, सॉरी 52 ही प्रश्न चले हम लोग, हाँ यहाँ से चलना। तो चलिए 53 नंबर प्रश्न में आपका क्या कहता है, क्वेश्चन में कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। हाँ, भारत के प्रथम मानव विकास रिपोर्ट मनमोहन सिंह द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, इंद्र कुमार गुजराल द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो भारत के पहला जो मानव विकास रिपोर्ट था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये जारी किया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी के कुचक्र की अवधारणा, ए में है साइमन कुजेनतस ने, बी में है किन्स ने, सी में है अल्फ्रेड मार्शल ने और डी में है रैगनर नक्स ने।
तो गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था? तो देखिए रैगनर नक्स ने क्या कहा था कि गरीब है जो गरीब गरीब होते चला जाता है और गरीब है जो गरीब का जन्म देता है। रैगनर नक्स ने ऐसा बात कहे थे क्योंकि गरीब है जो और गरीबी होते चला जा रहा है और गरीब के कुचक्र के प्रभाव में क्या है, ये बढ़ते चला जा रहा है क्योंकि इनके 1 2 4 5 6 संतान हो जाते हैं और ये बिना नियम और कानून के क्या करते हैं, संतान को उत्पन्न करते चला जाते हैं। यानी कि कोई आगे के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? पंजाब है, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो देखिए भारत के जो प्रति व्यक्ति सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति वाला आय वाला राज्य है, हम लोग का आंसर गोवा हो जाएगा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश आपसे कहे तो यह चंडीगढ़ हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश कहे तो चंडीगढ़ आपका हो जाएगा जो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। हम लोग को दिल्ली में भी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। तो अगला प्रश्न की ओर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? तो अगला प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? 55 के बाद 56 प्रश्न। चलिए इसको थोड़ा सा सरिया लेते हैं इस टाइप से, करना यहाँ से मुड़ गया है। 56 प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? यानी एक वर्ष में कोई देश अपने अर्जित आय कर लिया तो उसको क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। तो एक वर्ष में अर्जित जो आय होता है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय वन जीव रिपोर्ट का गठन कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के परीक्षा में हमेशा यह दस्तक देते रहता है। 1950 में, 1952 में, 1948 में, 1954 में। तो 57 नंबर प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय जो वन जीव बोर्ड की स्थापना हुआ था, ये आपका 1952 में स्थापना हुआ था। भारतीय वन जीव जो संरक्षण अधिनियम कब आया? ये देखिए यहाँ बोर्ड कह रहा है, तो बोर्ड की स्थापना 1952 में। क्वेश्चन होगा भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? अधिनियम आपसे क्वेश्चन दे दे कि अधिनियम कब आया, तो अधिनियम आपका हो जाएगा 1972। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ खत्म हुआ। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? कहता है आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक हैं, धन्वंतरी हैं, पतंजलि हैं या श्रुश्रुत हैं? तो कौन हो जाएंगे आयुर्वेद के जनक? तो देखिए आयुर्वेद के जनक चरक भी है, धन्वंतरी भी है, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद के जो जनक यानी कि पिता जो चरक को कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेद के जो देवता भगवान किसे कहते हैं? तो आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी को कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था ये। आयुर्वेद के जनक कौन थे? तो चरक भी है, धन्वंतरी भी है, लेकिन चरक को पिता कहते हैं और धन्वंतरी को देवता कहते हैं। पतंजलि योग के हो जाएंगे, योग दर्शन के। आगे चलिए, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? ये में मलेरिया में किया जाता है, एड्स में किया जाता है, कैंसर में किया जाता है या टीबी में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कैंसर के उपचार के लिए टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 60 हम लोग देखेंगे और वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम लोग 60 प्रश्न तक ही रुकेंगे। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो जो नया रहेगा उसको नवीकरणीय कहेंगे। तो कोयला क्या नया है, 1-2 दिन में बनता है? नहीं, तो ढेर दिन की है, तो ये नहीं नवीकरणीय होगा। पेट्रोलियम भी नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं हो सकता है, तो सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय है। वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अन्य मित्रों तक शेयर करिएगा। और लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, इसी कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तक छोड़ दे रहे हैं। अगला वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न को और देखेंगे और फुल विस्तार से आपको समझाया जाएगा। इतना तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।